Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All students most welcome to this second video class of exercise 30.5. एक्सरसाइज 30.5 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के उन सवालात पर मबनी है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन का जिक्र है। हमने फर्स्ट क्लास में इस पर तफसील से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन के कॉन्सेप्ट पे बात की है पहले, और उस पर मबनी फिर 3 सवालात वाले 2 क्वेश्चंस किए हैं, और आज उसकी जो है सेकंड क्लास या सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 तो कर चुके, एक्सरसाइज 30.5 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3। यस, आप भी अपने साथ बुक, पेंसिल और पेन और नोटबुक यानी कॉपी और पेन ले लें, वो काफ़ी है। बुक भी होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। आइए देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या मालूम करें? एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करें। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मामला। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को थीटा से शो कर दें, ये मालूम करना है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बम्बू। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं पहले आपको थीम बता दूं क्या है। 6 मीटर हाई बम्बू कहते हैं बांस को। एक बांस है जो कि ग्राउंड पे लगाया गया है, और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि जब सन ऊपर की तरफ उठता है तो वो उस बम्बू का या बांस का शेडो बनाएगा, ग्राउंड पर साया बनाएगा, जिल बनाएगा, शेडो। तो वही इस हवाले से सवाल है कि एक बम्बू गाड़ा गया है ज़मीन पर, ग्राउंड पर, और उसका शेडो जो है सूरज बना रहा है। तो इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। आपको ये बताना है कि जो सन है वो किस एंगल ऑफ एलिवेशन पर मौजूद है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना बहुत। आइए इसको डेटा बनाते हैं और इसको फिर मज़ीद समझते हैं डायग्राम के ज़रिए, और कैसे सॉल्व होगा तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बम्बू, यानी बांस की ऊंचाई 6 मीटर है। हाइट ऑफ बम्बू, इसको आप h के साइन से शो कर सकते हैं। डेट इज 6 मीटर हाई बम्बू मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ 2/3 मीटर। ये लेंथ ऑफ शेडो दे दी, लेंथ ऑफ शेडो। लेंथ ऑफ शेडो को जो है हम x के साइन से भी शो कर सकते हैं, l से भी शो कर सकते हैं। चलिए मैं l से शो कर रहा हूँ। l फॉर लेंथ होता है ना, तो लेंथ ऑफ शेडो इज़ 2/3 मीटर। ओके, ये आपका डाटा कंप्लीट हो गया, 2/3 मीटर। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर चेक कर लें। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है व्हेन अ 6 मीटर हाई बम्बू मेक अ शेडो ऑफ लेंथ 2/3 मीटर। सॉल्व, ये समझ लें एक तरह का डेटा बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी। अब लेफ़्ट टू राइट भी बना सकते हैं। अगर आपने सूरज को राइट पे लिया है तो शेडो लेफ़्ट पर बनेगा, और अगर सन को आपने लेफ़्ट पे लिया तो शेडो राइट पे बना दीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ऐसे बम्बो बनाता हूँ, तवज्जो रहे, ये बम्बो है या बांस, ठीक है। इसको हमने यहाँ ग्राउंड पर लगा दिया। ज़ाहिर इसका एक हिस्सा नीचे भी होगा ग्राउंड से। ओके, ये ग्राउंड आ गया। अब क्या होता है, दिस इज़ ग्राउंड, वहाँ पर है सन, यहाँ पर सन मौजूद है। फर्ज कर लें हेयर इज़ सन। जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ उठता है तो उसका शेडो ग्राउंड पर बनेगा। तो जाहिर सी बात है सन जो है इसके टॉप से एक लाइन ड्रॉ करें, सीधी साइड लाइन है, समझ लीजिए। तो ज़्यादा ही लंबी हो गई। अब ये रफ डायग्राम है, समझाने के लिए बनाई गई है। अभी
ये यहाँ पर ले, फर्ज कर लें कि इसका शेडो ग्राउंड पर यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड पर बन रहा है, याद रहे। गेट क्लियर? शेडो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को फर्ज कर लें हम ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं, और ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसको सी का नाम दे देते हैं। नाम तो कोई भी दे सकते हैं। तो ये बम्बो हो गया, और यहाँ ए से बी तक ग्राउंड पर उसका शेडो आ गया। समझ गए बात को? यहाँ पर हाइट ऑफ बम्बो लिख लीजिए। हाइट ऑफ बम्बो कितनी है? 6 मीटर। ओके, और ए से बी तक ये लेंथ है, लेंथ ऑफ शेडो दी हुई है 2√3 मीटर। ये लेंथ ऑफ शेडो है 2√3 मीटर। बताना क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो ग्राउंड पे कोई शख्स होगा जो कि इसके टॉप को देखेगा, यानी किसको? बम्बू के टॉप को देखेगा। तो एक एंगल बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड साइट लाइन, दिस इज़ रेफरेंस लाइन। ग्राउंड लाइन रेफरेंस लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से एक एंगल ऊपर की तरफ फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर? दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको थीटा के साइन से शो करेंगे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका समझना बहुत ज़रूरी है। जब वो एक दफ़ा वंस यू अंडरस्टैंड, वंस यू गेट द पॉइंट, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट आपको करना है थीटा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गई। हम पहले भी बात कर चुके कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर एंगल थीटा यहाँ फिक्स है तो इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, और इसे हाइपोटेनस कहते हैं। फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, यानी 3 बुनियादी हैं, बाकी 3 उसी का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। इस पर भी हम बात कर चुके हैं। कॉस थीटा क्या होता है याद करें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेन थीटा, दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इस्तेमाल होंगे राइट एंगल ट्राइंगल बनने के बाद। और फिर देखेंगे जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है वो क्या है। और से देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये हाइट है, दैट इज़ योर परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, लेंथ ऑफ शेडो, ये बेस। तो लेंथ और बेस आपको गिवन है, और सॉरी यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, इनके ज़रिए ये एंगल थीटा चाहिए। तो आप देखें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थीटा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस थीटा नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस नहीं पता। दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस। इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनस लेंथ कहा जाता है। साइन थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं थीटा निकालने के लिए? नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस से हाइपोटेनस फिर हमें नहीं पता। क्या टेन थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यस, क्योंकि परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी मालूम है आपको। तो ये इस्तेमाल करके हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम टेन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो इन ट्राइंगल आपने क्या लिखना होता है, ये एक ट्राइंगल बन गई बम्बू के शेडो के ज़रिए ABC। इस ट्राइंगल में टेन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर दें। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर बता दिया। अब देखें यहाँ पे तवज्जो रहे, थीटा तो आपको मालूम करना है। टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम H के साइन से शो कर रहे हैं और बेस को L के साइन से, लेंथ ऑफ शेडो है। अब यहाँ कीमतें पुट कर दें। हाइट की जगह क्या आएगा? हाइट ऑफ बम्बो इज़ 6 मीटर और लेंथ ऑफ शेडो इज़ 2√3। क्या है? 2√3। इसको काट दीजिए, 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो ऊपर रह जाएगा 3 और अपॉन में बचेगा √3। याद रहे कि हम अंडर रूट अपॉन में पसंद नहीं करते डिनोमिनेटर में। तो कोशिश, मैथ का एक कायदा है, इसलिए अपॉन में से अंडर रूट ख़त्म कर दीजिए। इसके लिए √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स अपने जहन में रखें और उनको हमेशा ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल कर लिया करें। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये हमने इजाफी काम किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। अब √3 से क्यों किया, √4 से क्यों नहीं किया, √2 से क्यों नहीं किया? इसका जवाब ये है, टेन थीटा इज़ इक्वल टू, ऊपर देखें न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3√3 और अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर।
इससे क्या फ़ायदा होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पता है ना सबको, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 √3 और अपॉन में स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा, यानी इसका मतलब है अपॉन वाला 3 रूट से बाहर आ गया जैसा कि तवक्को थी, इसलिए √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। अब ये 3 से कट जाएगा, ये इस 3 को अंदर रूट वाले 3 से नहीं काट देना, जो बाहर 3 है वो बाहर वाले 3 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3। तो tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू √3। अब 3 का रूट कैलकुलेटर से निकाल लें और tan को उधर भेज दें, या अगर आपको टेबल याद है तो टेबल के ज़रिए डायरेक्ट भी एंगल थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन बिलामुम देखा गया है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूज़ याद नहीं रह पाती हैं, लिहाजा साइंटिफिक कैलकुलेटर को याद तो करनी चाहिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए हम जो है इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। उसमें कायदा ये है, स्टूडेंट्स याद रखें, थीटा को यहीं छोड़ दें और tan को उधर शिफ्ट कर दें। जब tan को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यानी एंगल छोड़ के tan को, साइन को, कॉस को, कोई भी हो वॉटेवर दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो इन्वर्स में आ जाता है, tan की पावर -1 या tan इनवर्स, और साथ में इसके मौजूद है √3। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इस tan इनवर्स √3 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, दैट्स इट। अगर आपके कैलकुलेटर में √3 नहीं लिख सकते आप, यानी पॉइंट में आता है तो 3 का पहले रूट ले लीजिए, जो भी 3 का रूट आएगा फिर उसका tan इनवर्स ले लें, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनियों के कैलकुलेटर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं। अब ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ tan इनवर्स, लेकिन कैलकुलेटर को चेक कर लें कि डिग्री फंक्शन में है या नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर 3 फंक्शन में काम करता है, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन। रेडियन ग्रेडियन में करेंगे तो जवाब मैच नहीं करेगा, लिहाजा आप हमेशा कैलकुलेटर को डिग्री में रखें। डी ऊपर देख लें, डी लिखा होगा टॉप के ऊपर, ओके। तो यहाँ पर tan इनवर्स √3। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, मेरा ख्याल है आप जूम की वो होती है, जूम इन कर सकते हैं आप इसे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन कॉस tan, tan का बटन कहाँ पर है, ये रहा, ये tan का बटन है, लेकिन आपने ये tan की वैल्यू नहीं, tan इनवर्स की चाहिए, लिहाजा शिफ्ट का बटन दबा के आपने tan का बटन दबाना है। ये tan इनवर्स आ गया, ओके, एक मिनट, शिफ्ट का बटन दबा के tan का बटन दबाएं, ये आ गया tan इनवर्स। अब √3 लिखेंगे तो √3 कैसे लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट का बटन दबा के मैंने 3 लिख दिया। अब उसके बाद इज इक्वल टू डालें तो ये आ जाएगा 60। कितना आ गया, 60 डिग्री। देख लें भाई, 60 डिग्री आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, जवाब लिखने का कायदा यह है कि इसके नीचे लिखें सिंस रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया, और इससे ये भी पता चलता है कि सूरज किस एंगल पर है। तो यहाँ पे जो सूरज होगा वो 60 डिग्री के ज़ाविये पर है इस वक्त। इज़ दैट क्लियर। तो जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि शेडो छोटा होता चला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो इस तरह से काम करेंगी चीज़ें। उसके बाद देखें क्या होगा, उसके बाद देखें क्या होगा। ये जवाब तो कैलकुलेट हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया। आइए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। बंद कर दें, गेट बंद कर दें। क्वेश्चन 4, एन एंगल ऑफ, ये लिख लिया सबने, इसको मिटा दें ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन 4 से पहले क्वेश्चन 5 कर लें हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में डबल एंगल है। क्वेश्चन 5 पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 5 पहले करना। कह रहे हैं एन ऑब्जर्वेशन बालून, बालून कहते हैं गुब्बारे को,
अच्छा, इसकी थीम क्या है? बालून है, गुब्बारा है जो कि एक हाइट पर है और 4280 मीटर हाइट पर है। गुब्बारा देखते हैं ना आप लोग स्टूडेंट्स, वो गैस का जो गुब्बारा होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है बालून। तो जब उसे आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो कितनी हाइट है उसकी? 4280 मीटर अबव द ग्राउंड एंड 9630 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस। और उसके पास एक फार्म हाउस मौजूद है, उसके करीब क्या है? फार्म हाउस है। फार्म हाउस का फासला उस पॉइंट से जहाँ पर आप खड़े होकर बालून को ऊपर देख रहे थे, उस पॉइंट से जहाँ आप मौजूद हैं फार्म हाउस तक का फासला जो है वो कितना है? 9613 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन फार्म हाउस का बताएं क्या होगा। आइए स्टूडेंट, ये तो मैंने रफ तेज़ी से पढ़ दिया, अब इसको जो है हम बाकायदा सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन बालून इज़ 4280 मीटर, ये हाइट ऑफ बालून है। क्या दे दी? हाइट ऑफ बालून h से शो करेंगे 4 to 80 मीटर। एंड 9630 मीटर 13 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस। डिस्टेंस ऑफ जो फार्म हाउस है उसका डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को चाहे तो आप x से शो कर दें या l से शो कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है डिस्टेंस है, फासला है। चले मैं l से शो कर देता हूँ इस डिस्टेंस को। 9613 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बालून। फाइंड एंगल ऑफ डेपरेशन ऑफ बालून। बालून का एंगल ऑफ डेपरेशन बताएं क्या होगा। हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेपरेशन पर तफसील से बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स, आप वहाँ जाके जो है उसको देख सकते हैं। इसको थीटा से शो करेंगे। ओके, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, या टाइम मिला तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, आइए इस क्वेश्चन को मज़ीद समझते हैं। ये तो आप समझ गए ना, ये बात मिटाना पड़ेगा इसको। ओके, डायग्राम लेफ़्ट से राइट भी बना सकते हैं, राइट से लेफ़्ट भी बना सकते हैं, मर्ज़ी आपकी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई। चले हम ऐसे बना देते हैं, उसी स्टाइल में बना देते हैं, लेफ़्ट से राइट। ये है आपका बालून। ओके, यहाँ पर क्या मौजूद है? बालून मौजूद। ये फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर एक ग्राउंड पर कोई शख्स मौजूद है जो बालून को ऊपर देख रहा है, और बालून की हाइट कितनी दी हुई है? 4 to 8 मीटर। (4280 मीटर। अब इसके नज़दीक यहाँ पे कोई फार्म हाउस मौजूद है। इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। फ़र्ज़ कर लें दिस इज़ पॉइंट ए, बालून पॉइंट ए पर है, दिस इज़ पॉइंट सपोज बी, और दिस इज़ पॉइंट सी। ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर फार्म हाउस मौजूद है ग्राउंड पर। दायरे है वो हवा में तो हो नहीं सकता, फार्म हाउस, घर बना हुआ है कोई। डेट क्लियर? तो डिस्टेंस ऑफ फार्म हाउस यानी पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस, इसको हम एल की अलामत से शो कर रहे थे। ये है 9613 मीटर, 9613 मीटर। ओके, ये सिचुएशन है। अब बताना क्या है इसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बालून बताना है, यानी बालून जिस हाइट पर है वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बताएं फार्म हाउस का क्या होगा, फार्म हाउस तक का। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, याद करें क्या बनाएंगे? रेफरेंस लाइन। और पॉइंट ए से सी एक साइड लाइन ड्रॉ करेंगे, तवज्जो रहे, ये साइड लाइन कहलाती है, ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये एक रेफरेंस लाइन बना दी, क्योंकि बालून से एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहिए, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है।
तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे बात? थीटा, ये आपको एक्चुअली मालूम करना है। फिर हमने बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट में कि जो वैल्यू एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू यहाँ होगी, यहाँ वही एंगल सी पर बनेगा, यानी इस पॉइंट पर बनेगा। दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? उसकी वजह बयान की थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों और कोई लाइन इस तरह से क्रॉस करे तो अल्टरनेट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो एंगल यहाँ पर होगा, याद कर लें, एंगल 1 है फ़र्ज़ कर लें, और इस एंगल को 2 का नाम दे दें, तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है स्टूडेंट्स? अल्टरनेट एंगल, जो दो पैरेलल लाइन और एक सेकंड लाइन के ज़रिए बनते हैं। तो ये दो, एक पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई दोनों, और यहाँ पर ये एक साइड लाइन जा रही है, सेकंड लाइन हो गई। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वही एंगल यहाँ होगा, थीटा। ओके, अब आप गौर से देखें, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुकी है। ये एंगल कितने डिग्री का है? बोलिए। ये एंगल 30 डिग्री, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब हमें एंगल थीटा चाहिए। गौर से देखें, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स के नाम हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। बेस किसे कहते हैं? ये चीज़ जो कि यहाँ पर मौजूद है थीटा के साथ नीचे वाली साइड, दिस इज़ योर बेस, और थीटा के सामने जो साइड है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? परपेंडिकुलर। तो अब आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करना है एंगल थीटा निकालने के लिए कि जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता हो। अभी बताया था tan थीटा इस्तेमाल होगा, तो याद रहे कि हमें थीटा एंगल चाहिए। ओके, आइए सॉल्व। डेटा तो ऊपर बन चुका है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए डेल या इस टाइप का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ABC। इसमें tan ऑफ थीटा लगा दें। tan ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखें यहाँ पर कीमतें पुट करें। tan ऑफ थीटा, व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर है h, हाइट ऑफ बालून, बेस है डिस्टेंस ऑफ फॉर्म हाउस, जिसको हम L की अलामत से शो कर रहे थे। इससे L से ये लेंथ है ना असल में फॉर्म हाउस की, यहाँ ग्राउंड पर इस पॉइंट B से। कीमतें पुट करें इसमें, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू h। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ h? आप चाहें तो एक लाइन में कर सकते हैं काम। h की वैल्यू देखो ऊपर डेटा में कितनी है? 4280, और लेंथ 9613। टाइम कम्स टू यूज़ योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और इसको सिंप्लीफाई करें। डिवाइड कीजिए भाई। 4280 डिवाइडेड बाय 9613, 9613, 0.4452, 0.4452। कोई वैल्यू लिखने में मिस्टेक हो जाए तो आप ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि उस गलत इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक ना चली जाए। इस दौरान हो जाती हैं गलतियाँ। ओके, तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि मिस्टेक ना हो, उसको फिर दोबारा करेक्ट कर दिया जाए। फिर भी मैं चाहूँगा कि जो है, अगर कोई अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो आप बता दिया करें, ताकि उसको हम करेक्ट कर लें और सही इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुँचे। देखें यहाँ पर थीटा को यहीं छोड़ेंगे और tan को उस तरफ भेजेंगे। थीटा इज़ इक्वल टू tan को उधर शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। अभी बताया था ना, tan को उधर भेजेंगे, पावर इन्वर्स हो गया, और साथ में क्या मौजूद है? 0.4452। बाकी कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करते हैं आपको तरीका समझा दिया। इसका tan इन्वर्स निकालो भाई। शिफ्ट का बटन दबा के tan का बटन दबा दें। मैं पूरी वैल्यू लेकर चल रहा हूँ, जो पूरी वैल्यू आई थी उसको दोबारा जो है मिटाने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर पे कि आप tan इन्वर्स लिख कर फिर ये वैल्यू लिखें। वो भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरी वैल्यू लेने से फ़ायदा ये होता है कि आंसर विल बी वेरी क्लोज्ड टू द एक्चुअल वैल्यू। समझ रहे हैं बात को? तो इसका tan इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 24.000। इसका मतलब है कि ये 24 के क्लोज है आंसर।
24 डिग्री आ गया। 24.0000 आता चला जा रहा है, आखिर में 281 भी आ रहा है, 8281। सबको छोड़ दें, सिर्फ 24 लिख लीजिए और साथ में डिग्री का साइन। ये एंगल तो आपने ये वाला निकाला है जो पॉइंट सी पर बन रहा है। किस पर? पॉइंट सी पर जो एंगल बन रहा है ये आपने कैलकुलेट किया, जो 24 पॉइंट समथिंग आया है या 24 आ गया। ओके, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? वो तो यही होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, लिहाजा यही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो आखिर में आप क्या लिखेंगे इसके नीचे? सिंस रिक्वायर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब करते हैं वो क्वेश्चन जिसमें डबल एंगल है। आपको इंतजार होगा लेकिन इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का, तो आइए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ टाइम कम्स टू सॉल्व क्वेश्चन 4। इसको मिटा दें। देखिए थीम क्या है इसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहे हैं एन ऑब्जर्वेशन, ये एन एंगल ऑफ डेलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्लिफ चट्टान का जिक्र है। एक चट्टान है, कोई शख्स है जो चट्टान के टॉप को देखता है। जब वो चट्टान के टॉप को देखता है, चट्टान से दूर खड़ा हुआ है क्लिफ से, और जब वो टॉप को देखता है तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल पाता है। अब क्या होता है? वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द क्लिफ। अब वो उस पॉइंट से, क्लिफ के सामने क्लिफ है, उस तरह बढ़ता है। जब उस तरह बढ़ता है 210 मीटर बढ़कर एक पॉइंट और पर आ जाता है, फिर दोबारा क्लिफ को देखता है ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा हो जाता है। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है? 45। क्योंकि आप जितना किसी चीज़ के नज़दीक जाकर ऊपर देख रहे होते हैं, उतना ही जो है ना आप यूँ कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं बात को? ऊपर देखते हुए एंगल आपका बढ़ता चला जाता है। तो एंगल 30 से बढ़कर 45 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। बताइए कि हाइट ऑफ क्लिफ क्या है। कोई इंची टेप की ज़रूरत नहीं है, कोई फीते की ज़रूरत नहीं है, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, रिलेशंस हैं जिनके ज़रिए जो है हम क्लिफ की हाइट मालूम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैथमेटिक्स ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है कि आसानी के साथ जो है आप हार्ड से हार्ड चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूले। ये ख़ास बात है मैथमेटिक्स की या ट्रिग्नोमेट्री की। तो कह रहे हैं कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ। एंगल ऑफ एलिवेशन ये फर्स्ट एंगल है, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of cliff is, मैं डायरेक्ट सिर्फ 30 डिग्री देता हूँ। कितना है? 30 डिग्री। वॉकिंग 210 मीटर, वॉकिंग टूवर्ड्स क्लिफ, फिर क्लिफ की तरफ मूव करते हैं। और कितना मूव करते हैं? 210 मीटर। मैं बहुत ज़्यादा आपको सिंबल्स में उलझाना नहीं चाहता, टू द पॉइंट बात करते हैं। इज दैट क्लियर? 210 मीटर जो है वो क्लिफ की तरफ जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 पाता है। ये सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। (45 डिग्री). फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। फाइंड हाइट ऑफ क्लिफ। एच की अलामत से इसको शो करते हैं। यस, ये है क्वेश्चन। दो इक्वेशंस बनेंगी
और उनके ज़रिए फिर ये हाइट ऑफ क्लिफ निकलेगी। फ़कत एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाने से मसला सॉल्व नहीं होगा, 2 दफ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे और दोनों tan थीटा के लगाएंगे, जिसके ज़रिए जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशंस बनेंगी जिनमें h मौजूद होगा, इन दोनों को बाहिमी तौर पे हल करके h यानी हाइट ऑफ क्लिफ निकाल लेंगे। अब डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, डायग्राम के ज़रिए इस क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। क्या है सूरत हाल ये कि क्लिप को अब आप सामने बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपकी चट्टान है, फर्स्ट करें रॉक क्लिप, ठीक है, ये आपकी सपोज ये ग्राउंड है, ये क्लिप है, बल्कि काम करते हैं, ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पर ये आ गया एक पॉइंट ए और ये क्लिप का टॉप है, इसको पॉइंट बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को सी का नाम दे देते हैं, नाम कोई से भी दे सकते हैं, इससे परेशान नहीं होना। इस पॉइंट सी पर ये पूरी क्लिप चट्टान है और जो क्लिप है उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। क्या मालूम करनी है? हाइट। इसको ऐसे शो करना, ओके। अच्छा, अब पॉइंट ए पर मौजूद है वो शख्स, ये पर्सन फर्ज कर लें, आप हो गया, मैं हो गया, हम अपने आप को ही कंसीडर कर लेते हैं और फिर इस टॉप को देखते हैं। तो टॉप ऑफ क्लिप यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गई अब लाइन, रेफरेंस लाइन, और ये जो है आपके पास साइड लाइन हो गई, दिस वन, समझ रहे बात को? ये जो है बनाएं, इसको मिलाएं ए से बी, ये हमने मिला दी, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, दिस एंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ओके। अब क्या होता है कि वो शख्स इस पॉइंट ए से मूव करता है क्लिफ की तरफ, फर्ज कर लें वो सेकंड पॉइंट बी पर आ गया, बी तो है सी, डी कह देते हैं इसे, डी पर आ गया और ए से डी तक जो उसने डिस्टेंस तय किया वो 210 मीटर है। कितना दिया हुआ स्टूडेंट? 210 मीटर, वॉकिंग टूवर्ड्स क्लिफ, क्लिफ की तरफ वो 210 मीटर बढ़ा। उसके बाद दोबारा उसने टॉप ऑफ क्लिफ को देखा, फिर एक नया एंगल बनेगा, गौर से देखिए हम, दोबारा देखें तो देखिए जैसे जैसे वो नज़दीक जाता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा। तो अब एंगल कितना हो जाता है, यहाँ पे तवज्जो रहे, 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो गया। तो फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। आगे बढ़ने पर फिर ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा हो गया, 45 डिग्री हो गया। ये गिवन है, क्या कह रहे हैं? हाइट बताइए, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चीज़ को हम कंसीडर कर लेते हैं पहले कि पॉइंट डी और पॉइंट सी के दरमियान डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसे हम सपोज़ कर लेते हैं दिस इज़ एल। क्या सपोज़ कर लें? बाय सपोज़ कर लेते हैं, कुछ भी आप सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एल इस्तेमाल कर लेता हूँ। फर्स्ट कर लें पॉइंट डी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है डेट इज़ एल, डी से सी तक, समझ गए बात को? अब हमने करना है क्या है, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हैं, ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है। पहली राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इस पर हम tan थीटा लगा के एक इक्वेशन बना लेंगे, उसमें एच और एल मौजूद होगा, लेकिन एच नहीं मालूम हो सकता क्योंकि एल पता नहीं है। उसके बाद फिर हम दूसरी ट्राइंगल बी सी डी या बी डी सी, इस पर फिर tan थीटा लगाएंगे, एंगल 45 लेकर चलेंगे। फिर एक इक्वेशन और बनेगी जिसमें एच और एल मौजूद होगा, कितनी हो गई? 2। अब दोनों इक्वेशंस को बाहिमी तौर पे सॉल्व करेंगे और एच की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले एल निकलेगी, उसके बाद एच की वैल्यू आ जाएगी। देखें कैसे होगा। तो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत, मेरे साथ साथ रही। इन ट्राइंगल मेरे साथ साथ लिखें सब, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें tan थीटा लगा। tan थीटा भी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? बोर्ड को मिटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि बोर्ड इस क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पे नहीं शो कर पाएगा सॉल्यूशन। परपेंडिकुलर कौन है? एक लम्हे के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ये चीज़ देखिए आपके सामने आ गई ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये परपेंडिकुलर कहलाएगा थीटा के सामने, और पॉइंट ए से सी तक दिस इज़ योर बेस। ये कौन है? ये बेस है। कहाँ से कहाँ तक? सी, और ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ योर बेस। समझ रहे बात को? तो इसमें लगा दें tan थीटा, परपेंडिकुलर थीटा की जगह क्या आएगा बोलिए? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन है वहाँ से देख लें, h, और बेस कौन है? पॉइंट ए से सी तक है। अब इसके अंदर 2 फासले, 2tan और एक l है, तो 2tan में l प्लस करेंगे ए सी,
दिस इज़ बेस 210 प्लस एल, तो ये हो जाएगा 210 प्लस एल। समझ रहे हैं बात को? 210 प्लस एल होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। 1030 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखें बोर्ड पर लिखी हुई होगी 1/√3। तो 1030 डिग्री की वैल्यू का रेफरेंस देते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर में पॉइंट में आएगी, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल से लिख लें या कैलकुलेटर आपको पॉइंट में देता है, बास कैलकुलेटर डायरेक्ट ये वैल्यू भी देते हैं, तो ठीक है, दोनों ले सकते हैं। 1030 डिग्री की जगह क्या आ गया, 1/√3। फिर साथ में क्या मौजूद है, h अपॉन में है 210 प्लस एल। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको। √3 यहाँ चला जाएगा ऊपर और 210L कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा 1 × 210 प्लस एल, और √3 वहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 को 210 से करेंगे यही आ जाएगा, प्लस 1 को L से करेंगे तो L आ गया, इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई H, तो √3 H हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 210 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, किस तरफ, दूसरी तरफ, ताकि लेंथ निकल आए। तो L इज़ इक्वल टू देखिए क्या होगा, √3 H प्लस 210, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब किसी वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो प्लस में दूसरी तरफ जाके किस में हो जाती है, माइनस में। इसको पैक कर दें एक बॉक्स में, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब जाहिर सी बात है कि इससे H नहीं निकल सकता क्योंकि L मालूम नहीं है, तो पहले हम L निकालेंगे, जब L निकल आएगा तो फिर H निकलेगा। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे और उसके लिए फिर अब वो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल थी ना, उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा। अब आ जाएं दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने बनाई थी, पॉइंट D और C को मिलाई, ये मिला दिया पॉइंट D और C को, यही था ना एंगल 45 डिग्री। ओके, अब देखें एक बात समझाने की खातिर, ताकि इजीली सबकी समझ में आ जाए। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे BDC या CDB कह लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा सारा कुछ। ओके, इसको भी मिटा देते हैं, ऊपर आ जाए। अच्छा, इन ट्राइंगल के लिए डेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, BDC। tan थीटा लगा दें दोबारा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है बताइए इस ट्राइंगल में। अब इसको भी मिटा देते हैं। देखिए मैं क्या क्या मिटा रहा हूँ, ये मैंने साफ़ किया, ठीक है, और ये हिस्सा साफ़ कर दिया। चलिए, ये आपके सामने ट्राइंगल आ गई, खुल के नहीं, खिल के आ गई। कैसे आ गई, खिल कर आ गई, BDC। अब इस, और ये एंगल भी कितने डिग्री का है, तवज्जो रहे, इट इज़ 90 डिग्री। तो अब यहाँ क्या होगा, कीमतें पुट करें, थीटा है 45, परपेंडिकुलर देख लें H, इसका बेस कौन है, परपेंडिकुलर तो वही एंगल के सामने H, बेस इसका ये होगा D से लेकर C तक, L है बेस। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का बेस L होगा। अब 1045 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें या याद कर लें टेबल से। 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू H अपॉन L। अब L को इधर भेज दें 1 के पास, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, L 1 ज़ा L। पता है ना, जो चीज़ डिवाइड में होती है दूसरी अब किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में। यहाँ H बचेगा, 1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू H। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसे पुट कर दें इक्वेशन 1 में। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, अब ये जो L की वैल्यू आई है इसको यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, या L की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, बात तो एक ही है। तो पुट इन इक्वेशन 1, या सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 भी कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन की फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म EQ पर n, इक्वेशंस 1 एंड 2।
इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, L इज इक्वल टू एच को यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए पुट L इज इक्वल टू एच इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में इसकी जगह L की वैल्यू लगा दें। मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ इक्वेशन 1 है क्या, सॉरी पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, पहले लिख लेंगे दफ़ा इसको, L इज इक्वल टू अंडर रूट 3h माइनस 210, यही है ना इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दो। किसकी वैल्यू, L की वैल्यू। L की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू अंडर रूट 3h फिर माइनस का 210। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें h निकालना है। इसको यहाँ भेज दें या h को एक तरफ कर लें ताकि h वाली चीज़ें एक तरफ हो जाएं। मेरा ख्याल है कि इस माइनस 210 को यहाँ भेज देते हैं और इस h को उधर भेज देते हैं, तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहेगा। यहाँ से करते हैं, माइनस 210 को इधर भेज दें तो प्लस का हो जाएगा, पहले ही भेज देते तो सही रहता। इज इक्वल टू अंडर रूट 3h, और ये प्लस का h है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस में। समझ गए बात को, माइनस का 210 यहाँ के प्लस में हो गया, प्लस h वहाँ जाके माइनस में हो गया। अब देखिए क्या होगा, बिल आखिर में वो पॉइंट आ ही गया, यानी 3 का रूट लेना ही पड़ेगा आपको कैलकुलेटर से। बहुत कोशिश की थी ना लेना पड़े। अंडर रूट 3 की वैल्यू लें, अंडर रूट 3 आ जाएगा 1.732, 1.732। आगे ज़ीरो वगैरह आ रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट ले लें, काफ़ी है, 4 ले लें, माइनस एच, सॉरी साथ में क्या मौजूद है इसके, h माइनस एच। अब क्या होगा देखिए, 210 इज इक्वल टू, इन दोनों में h कॉमन है। क्या कॉमन है, h यहाँ भी है और h यहाँ भी, कॉमन निकालें इसमें से। तो अब h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1.732 और माइनस यहाँ से h कॉमन गया तो कोएफिशिएंट 1 रह जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, लिखते नहीं है। h कॉमन लेफ़्ट पे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के, राइट पे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखें। ओके, तो 210 इज इक्वल टू 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 आएगा, 0.732 आएगा। मल्टीप्लाई, साथ में h मौजूद है। अब इसको डिवाइड में भेज दी, 210, शट द डोर प्लीज, 0.732 इज इक्वल टू h। अब इसे डिवाइड कर लें लास्ट में, तो 210 डिवाइडेड बाय 0.732, this will give you 286.88, 286.88 समथिंग आ रहा है साथ में, उसको छोड़ देते हैं और इज़ इक्वल टू h, साइड चेंज कर दें तो h इज़ इक्वल टू 286.88 और इसका यूनिट होगा मीटर। रिक्वायर्ड हाइट ऑफ क्लिफ, सी इज रिक्वायर्ड हाइट ऑफ क्लिफ। तो क्लिफ की जो ऊंचाई है वो ये होगी 286.885 समथिंग आ रहा है, उसको छोड़ दिया हमने। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।